हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि जो हमारा बेसिक सीरीज चल रहा था इंग्लिश का, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और बेसिक में एक या दो और वीडियो हो सकता है तो बनेगा। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के तरफ चलेंगे। और एडवांस में आप लोग को किस चैप्टर से शुरुआत करना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस चैप्टर को पढ़ना है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, फिर भी मैं एक बार चाहता हूं कि आप लोग का सजेशन ले लिया जाए कि क्या आप लोग को क्या मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा रिगार्डिंग आपको लगता है, ताकि उस चैप्टर को मैं टैकल कर सकूं अच्छे से और आपको बहुत अच्छे से उसको समझा सकूं और बिना रूल्स के आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट मतलब जो जहाँ तक लास्ट हम लोग छोड़े थे उसी के बाद हम लोग चलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन, काम क्या था, नाउन का काम क्या था, वर्ब का वर्ब तो अभी लिए नहीं है, नाउन का काम क्या था, प्रोनाउन का काम क्या था, एडजेक्टिव का काम क्या था, एडवर्ब का काम क्या था, कंजंक्शन का काम क्या था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो पढ़ेंगे इन प्रीपोजिशन का काम, यानी कि प्रीपोजिशन का फंक्शन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन का फंक्शन जानने से पहले यानी प्रीपोजिशन का काम जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो प्रीपोजिशन क्या है? इट रिलेट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा कि प्रीपोजिशन का काम है रिलेट्स, मतलब संबंध बतलाना। अब ये जो संबंध बतलाता है किसका? नाउन या प्रोनाउन का संबंध बतलाता है। अब नाउन या प्रोनाउन का संबंध प्रीपोजिशन का काम तो है बतलाना, बट किसके साथ? अदर वर्ड्स के साथ। और वो अदर वर्ड कहाँ का होगा? तो सेम सेंटेंस का होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन का काम है नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करना, रिलेशन बताना। अब एक चीज याद रख लीजिए कि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, तो जहां नाउन होगा वहां अपने आप प्रोनाउन आप दिमाग में रख के चलिए। अब ठीक है, क्लियर? क्योंकि नाउन के बदले ही आने वाला को प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है कि ये अपने बाद जब भी लेगा तो वो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका फंक्शन, मतलब काम। अब ये किसका काम है भाई? तो प्रीपोजिशन का काम है कि अपने बाद जब भी लेगा तो नाउन या प्रोनाउन को लेगा, और दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन होगा उसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो नाउन और प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, यानी वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? पीछे के बेसिक क्लास में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है कि प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, यानी कि प्रीपोजिशन और नाउन को या प्रोनाउन को कंबाइंड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तब। पहले देख लीजिए, प्रीपोजिशन का काम है अपने बाद नाउन या प्रोनाउन को लेना। अब ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये एज अ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। हमेशा दिमाग में डाल लीजिए, इसमें कोई शंका नहीं, डाउट नहीं रखिएगा मन में कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन यही है, प्रीपोजिशन का अपने बाद नाउन या प्रोनाउन ही लेना, और वो नाउन और प्रोनाउन जो भी होगा वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद जैसे ही नाउन आए या प्रोनाउन आए, व्हाटएवर, दोनों में से कोई भी आ सकता है, देन आपको करना क्या है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज उसको मान लेना है। ये दोनों को प्रीपोजिशनल फ्रेज मान लेना है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से भी इसको क्लियरिफाई करूंगा कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट ही, पहले इसको समझ लेते हैं छोटे छोटे बात से। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ये दोनों मिलकर बन जाएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब काम। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम है बनना। क्या बनना? तो या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब बनेगा या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव बनेगा। दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो प्रीपोजिशन नाउन को ले या प्रोनाउन को लेके बनेगा,
वो तो या तो एडवर्ब बनेगा या तो एडजेक्टिव बनेगा। अब पीछे के क्लास में आप लोग को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम कि एडवर्ब आएगा तो किसका विशेषता बताएगा, वर्ब का, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या किसका विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव का। क्लियर है? या दूसरे एडवर्ब का, अनदर एडवर्ब का। क्लियर? एडजेक्टिव आएगा तो किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन, यही दो का क्वालिफाई करेगा। ठीक है? तो जब भी आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज दिखाई दे, यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रीपोजिशन प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। नाउन का तो ऑब्जेक्ट वही नाउन ही हो जाता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट चेक करना पड़ता है। आई का मी होता है, यू का यू होता है, बी का अस होता है। क्लियर है? लेकिन नाउन के फॉर्म में अगर लिखना हुआ तो राम को राम ही लिखेंगे, सीता को सीता ही लिखेंगे, काऊ को काऊ ही लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग समझेंगे कि आखिर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे होता है। तो आइए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में अभी आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे पिछले वीडियो जो बेसिक का वीडियो देखना चाहते हैं, 1 से लेके 8 तक आई थिंक हो चुका है, ठीक, ये पार्ट 8 तक हो चुका है, ये पार्ट 9 है। तो अगर आप हमारे देखना चाहते हैं जो भी बेसिक वीडियो, तो आप इस साइड में दिख रहा होगा, जैसे ही स्क्रीन को टच कीजिएगा तो आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, फोल्डर आएगा, वो प्लेलिस्ट सारा बेसिक का होगा, उसमें से आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं एक एक करके सारे बेसिक के पार्ट्स को। इससे क्या होगा कि आपका जो इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही अच्छे से होगा। तो 0 लेवल से समझिएगा। तो अब आइए, इसका मतलब क्या होगा। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कह क्या रहा है कि प्रीपोजिशन के साथ एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो लीजिए, प्रीपोजिशन हो गया बाय, ठीक है, बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है, बाय, इन, एट, ओवर, अंडर, एबव, बिलो, ठीक है, बिसाइड, तो बहुत सारा प्रीपोजिशन है। उसका डिस्कशन तो जब हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर जब डिस्कस करेंगे उस समय एक एक करके बताएंगे। अभी हम लोग इसका केवल फंक्शन जान रहे हैं कि इसका काम क्या होता है। ठीक है? तो इसका काम है भाई प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन को लेना। क्लियर? नाउन और प्रोनाउन को लेगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम क्या है, या तो एडवर्ब बनना या तो एडजेक्टिव बनना। क्लियर? अब हम लोग क्या है, बाय के साथ लगा दिए कार, बाय कार, ठीक है। तो बाय हो गया प्रीपोजिशन, ये कार हो गया नाउन। हम बताए क्या थे कि जब भी नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है प्रीपोजिशन के बाद, कोई अदर चैप्टर से वर्ड नहीं आ सकता है नाउन और प्रोनाउन के अलावा। और वो जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, न कि सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये प्रीपोजिशन और नाउन दोनों मिलके क्या बन गया भाई, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक, या इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कह दीजिए। ठीक है? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज काम किसका करेगा, या तो एडवर्ब का या तो एडजेक्टिव का। अब हम इसको सेंटेंस में लाएंगे, सेंटेंस में लाएंगे तो चेक करना होगा कि क्या ये वर्ब का विशेषता बता रहा है या एडजेक्टिव का। तो अगर ये दोनों में से विशेषता बताएगा, बाय कार किसी का, तो बन जाएगा एडवर्ब। लेकिन बाय कार से अगर विशेषता नाउन का बताया जाए या प्रोनाउन का बताया जाए वाक्य में, यानी सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में इसको लिखा गया हो, तो हम एडजेक्टिव इसको ट्रीट करेंगे। यानी कि बाय कार जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन आया है प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, या तो वो एडवर्ब का काम करेगा या तो एडजेक्टिव का। एडवर्ब का कब करेगा, जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब का काम कब करेगा, जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव का काम करेगा जब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर आप एडवर्ब और एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करता है इसको जानना चाहते हैं तो बेसिक वीडियो जाके देखिए, जो बना हुआ है एडवर्ब और एडजेक्टिव पे स्पेशली। ठीक है? तो ये तो आपका हो गया बाय कार, हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, इसको सेंटेंस में हम लोग लाके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है? तो आइए इसको सेंटेंस में लाके देखा जाए। मतलब धीरे धीरे समझिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। Radha went to Patna
बाई कार। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना है क्या कि ये है आपका वर्ब, जाने का काम हो रहा है। ठीक है, कर कौन रहा है? राधा। जो काम को करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से आएगा, आपको कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राधा किसी का नाम है तो नाउन हो गया। अब हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहा है टू और यहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है बाई। प्रीपोजिशन के बाद पटना किसी जगह का नाम है तो नाउन, नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर दूसरा प्रीपोजिशन आ गया हमारे पास, तो दूसरा प्रीपोजिशन आ गया तो इसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। कार किसी चीज का नाम है तो ये भी हो गया नाउन, नाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा, या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा। अब हमारे पास दो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, एक टू पटना और एक बाई कार। क्लियर है? अब हमको क्या करना है कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये या तो एडवर्ब बनेगा या तो एडजेक्टिव बनेगा। अगर ये राधा का विशेषता बताएगा टू पटना तो राधा क्या है? नाउन, नाउन का विशेषता बताएगा तो ये दोनों मिलकर एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन ये टू पटना अगर बेंट वर्ब का विशेषता बताएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। तो चेक करते हैं, राधा बेंट टू पटना, तो राधा का टू पटना से क्या रिलेशन है? राधा टू पटना नहीं, यानी कि ये जो टू पटना लिखा हुआ है ये बेंट के लिए लिखा हुआ है। राधा वेंट वेयर, और वेयर का जो आंसर आएगा, वेयर का जो आंसर आएगा याद रखिएगा वो बनेगा एडवर्ब, क्योंकि वेयर का आंसर देने से वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वेयर पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये चारों में से किसी का आंसर आएगा तो समझ जाइएगा वो बनेगा एडवर्ब। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज था ये दोनों किस चीज का काम कर रहा है? एडवर्ब का, क्योंकि ये दोनों वर्ब बेंट के लिए आया है। क्लियर है? अब चेक करते हैं बाई कार। तो राधा बाई कार, तो राधा का बाई कार से क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। तो राधा बेंट, हाउ कैसे गई? तो बाई कार, तो बेंट का फिर रिलेशन आ गया बाई कार से, किसका आंसर आ रहा है? हाउ। राधा बेंट टू पटना, हाउ, राधा पटना कैसे गई? हाउ कैसे गई? तो बाई कार से गई। यानी बाई प्रीपोजिशन और नाउन, नाउन मिल के फिर किसका विशेषता बता रहा है? वर्ब का, और वर्ब का विशेषता बताया तो एडवर्ब, क्योंकि ये आपका चारों में से किसी का आंसर वर्ब से पूछना है। वर्ब से आंसर ये चारों में से किसी का आया तो समझ जाइएगा वो एडवर्ब ही बनेगा। यानी कि इसमें टू पटना और बाई कार दोनों का दोनों एडवर्ब बन गया। क्लियर है? आ गया समझ में? तो प्रीपोजिशन का काम है नाउन और प्रोनाउन को अपने बाद लेना, और नाउन और प्रोनाउन को अपने बाद लेना लेकिन किसी के साथ रिलेशन बताना। अब किसके साथ टू पटना का रिलेशन बता रहा है? तो बेंट के साथ। बाई कार का रिलेशन किसके साथ बता रहा है? तो बेंट के साथ। क्लियर? अब ये दोनों मिल के क्या बनेगा, वो कैसे बनेगा, सारा कहानी यहाँ पे आप लोग को समझा दिया गया है। क्लियर है? तो ये हो गया एक काम कि प्रीपोजिशन का पहला काम है प्रीपोजिशनल फ्रेज बनना। और प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होता है? या तो एडवर्ब बनेगा या तो एडजेक्टिव बनेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ताकि प्रीपोजिशन को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बी नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं प्रीपोजिशन का। कह क्या रहा है कि ही स्विम्स इन द रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो वर्ब है और ये हो गया सब्जेक्ट, ही हो गया, सब्जेक्ट के जगह नाउन प्रोनाउन आएगा, ही क्या है? प्रोनाउन, किसी का नाम तो है नहीं। इन क्या हो गया भाई? प्रीपोजिशन हो गया, और इन के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन। रिवर किसी चीज का नाम होगा तो इसलिए वो नाउन हो गया। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनेगा? एडवर्ब या एडजेक्टिव, दोनों। लीजिए
चेक करते हैं। तो ही का विशेषता बताएगा, तो ही इन द रिवर, तो ही तो है नहीं। यहाँ पे बात किसके कर रहा है, स्विम, स्विम, ही स्विम्स वेयर, ही स्विम्स वेयर, वह तैरता कहाँ है, कहाँ तैरता है, तो वेयर का रिप्लाई आ रहा है, वर्ब का रिप्लाई आ रहा है। यानी कि हम लोग स्ट्रेस किस पे डाल रहे हैं, वर्ब से इस वर्ड पे स्ट्रेस डाला जा रहा है। तो ही एक्चुअल में रिवर में नहीं है, ही का बात इसमें नहीं हो रहा है कि ही रिवर में है, इसमें बात हो रहा है कि ही तैरता किस जगह पे है, तो वो जगह कौन सा है, वेयर, यानी प्लेस, कौन सा प्लेस है, तो रिवर है। ठीक है, तैरने के लिए पुल भी होता है, लेकिन इस बात में बोला जा रहा है कि ही का प्लेस तैरने का रिवर है, यानी कि ये विशेषता किससे बताया जा रहा है, वर्ब से। तो ये जो वर्ड है इन द रिवर, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या बन जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि किसका विशेषता बता रहा है भाई, तो वर्ब का विशेषता बता रहा है। दूसरा चीज क्या याद रखिएगा कि अगर हम यहां तक सेंटेंस को छोड़ देंगे तो भी सही हो जाएगा, ही स्विम्स, वह तैरता है, यानी ही के पास एक एबिलिटी है तैरने का, ही नोज हाउ टू स्विम, यानी कि ही के पास एबिलिटी है, ही जानता है कि कैसे तैरा जाता है। क्लियर। तो अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है क्या कि अगर आप प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को लिखिएगा वाक्य में तो वो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए भी काम होता है। तो अगर आपको सेंटेंस में इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के रिगार्डिंग, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, किसी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ही स्विम्स इन द रिवर, आगे हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आगे इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का पहला काम है एडवर्ब और एडजेक्टिव बन के वर्ब का विशेषता बताना, एडजेक्टिव बनता तो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताना। दूसरा काम है इंफॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा करना। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, उस टाइप का इंफॉर्मेशन जिस टाइप से आपको प्रीपोजिशन से चाहिए। क्लियर है। अगर ये लिखता है ही स्विम्स इन द रिवर, टाइम बताना होता था, टाइम भी प्रीपोजिशन के थ्रू लिखना पड़ता। क्यों तैरता है वही बताना पड़ता आपको प्रीपोजिशन के साथ। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट का एक तो मेन वर्क ये है और सेकेंडरी वर्क ये है इंफॉर्मेशन गैदर करना। क्लियर है। आज हम लोग एक प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे और इस पे आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। He jumped dash the river। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास दो है, इन और इन टू। आप लोग बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे कि क्या लगेगा, जरा आंसर कमेंट में जल्दी दीजिए। तो तब तक हम इसका पूरा आपका एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ जाए कि कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे इन टू लगेगा। क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल केवल प्रीपोजिशन का एक झलक देख रहे हैं, ठीक है। पूरा हम लोग देखेंगे, प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय, ताकि आपको पता चल जाए कि हम अभी कैसे पढ़ाते हैं बिना रूल्स के। प्रीपोजिशन भी बिना रूल्स के ही पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर बिना रूल्स के होगा। तो आपका आंसर तो लगभग स्टूडेंट का आ रहा होगा कि सर इनटू होगा। लेकिन आइए हम लोग समझते हैं आज इन और इनटू में डिफरेंस क्या है। तो भाई देखिए, इन क्या होता है, इन ये 3D और 2D दोनों जगहों के लिए लगता है। 3D का मतलब क्या हो गया, हाइट, ब्रेथ और लेंथ, ये तीनों होना चाहिए। 2D में क्या होता है, एक चीज नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके पास तीनों है, हाइट, ब्रेथ, लेंथ, तो वो 3D हो गया। तीनों नहीं है, दो चीज है कोई, तो 2D हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इन का प्रयोग जब हम करते हैं किसी प्लेस के लिए, तो वहां पे हम स्टेट बताते हैं, ठीक है, स्थिति बताना चाहते हैं। किसका, तो उस पर्सन का या उस थिंग का जिसका हम बात कर रहे हैं। ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको इनटू का बात करना होगा तो इनटू का प्रयोग कब किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, कि जब कोई बाहर से अंदर के तरफ मूवमेंट में हो, मोशन में हो। तो जब मोशन में बाहर से अंदर के तरफ जाएगा, यानी बाहर से अंदर करने का मतलब कि किसी भी बाउंड्री के अंदर, चाहे वो रूम हो जाए, चाहे वो कोई भी चीज हो, क्लासरूम हो जाए, रूम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो अगर कोई बाहर से अंदर के तरफ मोशन में जा रहा है तो हम इनटू लगाएंगे, और मोशन में जब होगा तो वहां पे हम बात किसका कर रहे होंगे, एक्शन। तो अगर हमको
बात इम्फेसाइज या स्पेसिफाई एक्शन पे करना हो तो आप इनटू लगाइएगा बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए, ठीक है। इनका प्रयोग कब करना है, स्टेट बताना है, इसमें एक्शन वेक्शन नहीं बताना है। यानी हमको एक्शन पे जोर डालना होगा तो इनटू लगाएंगे बाहर से अंदर की तरफ, क्लियर। और जब हमको अंदर का बात करना होगा कि अभी हमारा स्टेट यानी स्थिति अंदर है, चाहे वो पर्सन का स्थिति अंदर हो चाहे थिंग का स्थिति अंदर हो, 2D यानी कमरा का 2D या 3D, कमरा तो 3D ही होता है, ठीक है। फील्ड क्या हो गया, 2D हो गया। पार्क क्या हो गया, 2D हो गया। तो जब हम 3D फिगर या 2D फिगर का बात करेंगे और वहां पे स्टेट किसी पर्सन या थिंग का बताना होगा, ठीक है। मान लीजिए ये कमरा है तो ये 3D कमरा हो गया, तो कोई पर्सन का हमको स्टेट बताना हो कि पर्सन यहाँ है तो लीजिए इन हो गया। लेकिन कोई पर्सन को हमको अंदर लाना होगा मोशन में तो हम क्या करेंगे भाई, वहां पे इनटू लगाएंगे। तो जब हम इनटू लगाते हैं तो मोशन का बात होता है, और मोशन से किस पे हम फोकस करना चाहते हैं, एक्शन पे। और अगर हम इन का प्रयोग करेंगे तो हम फोकस एक्शन पे ना करके उस पर्सन और थिंग पे करेंगे। ध्यान से बात को समझिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इनटू लगा देते हैं तो ये जो पर्सन बोलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है, तो अगर कोई पर्सन बात कर रहा है कि ही भाई जंप कर गया कहां पर, रिवर में, तो हम इस एक्शन पे फोकस करना चाहते हैं कि जंप किया होगा रिवर में, मोशन में रहा होगा, क्लियर है। यानी बाहर ही रहा होगा, ये लीजिए रिवर हो गया, यहां पे ही रहा होगा और ही क्या किया कि जंप कर गया। तो अगर हम मोशन का बात करना चाहें, मोशन, तो इनटू, यानी हमारा किसी पर्सन का, जो पर्सन इस बात को बोल रहा है वो केवल जंप पे फोकस करना चाहे, जंप को स्पेसिफाई करना चाहे, कूदने पर बात बोल रहा है कि वह कूदा, कहाँ कूदा, तो रिवर में, तो मोशन का बात हो गया, तो इनटू। लेकिन कोई पर्सन ये भी तो बोल सकता है कि कुछ खतरा नजर आया ही को, और ही का पोजीशन पहले था नदी के बाहर और उसका दोस्त 4-5 या अंदर था, नदी में नहा रहा था, ही को लगा कि खतरा है कुछ बाहर, तो वो भी जाकर यहाँ पे आ गया। तो अगर ही का पोजीशन अब किसी को बताना होगा कि ही बाहर नहीं अब नदी में है, तो लो भाई इन, अब इन लगा देंगे तो हम स्पेसिफाई किसको करना चाह रहे हैं, ही पर्सन को, कि ही का पोजीशन पहले बाहर था अब ही कहाँ हो गया, नदी के अंदर है। लेकिन इनटू लगाएंगे तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि ये जंप जो ही किया है ना, जंप किया है, कहाँ जंप किया है, नदी में। तो हम इनटू से इस वर्ब पे फोकस करना चाह रहे हैं और इन से इस पर्सन पे फोकस करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों हो सकता है, क्लियर है। यानी कि अगर आप किसी पर्सन या थिंग पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इन लगाइएगा, क्लियर। और अगर किसी एक्शन पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इनटू लगाइएगा। कोई दिक्कत? जैसे अगर कोई बोलेगा मे आई कम डैश द रूम या क्लासरूम, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो वो जो पर्सन है वो क्या कहना चाह रहा है, जिससे ये बात बोल रहा, आई किसी को बोल रहा होगा कि मे आई कम डैश द रूम, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि हम अभी मोशन में है, आ रहे हैं, नहीं, वो सामने वाला को बताना चाह रहा है कि अभी हम, मेरा पोजीशन स्टेट कहाँ है, रूम के बाहर, क्या मैं रूम के अंदर आ जाऊं ताकि आपके पास आके कुछ पूछ सकूं या आपको कुछ बता सकूं। तो यहां पे जो आई बोल रहा है वो मोशन का बात कर रहा है या अपना स्टेट बताना चाह रहा है, अपना स्टेट बताना चाह रहा है कि क्या मैं अंदर आऊं, अभी मैं बाहर हूं या बाहर ही रहूं। ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो रिप्लाई देगा सामने वाला वो बोल सकता है कि नहीं बाहर ही रहो, या बोल देगा कि आ जाओ अंदर। तो आई क्या बताना चाह रहा है, अपना मोशन बताना चाह रहा है या अपना स्टेट बताना चाह रहा है। तो सबको पता चलेगा कि आई इस क्वेश्चन में अपना स्टेट बताना चाह रहा है, स्थिति बताना चाह रहा है कि अभी हम कहाँ हैं, बाहर, क्या मैं अंदर आ जाऊं, यानी हम अपना स्टेट बाहर से अंदर लेके आ जाएं। तो लीजिए स्टेट बता रहे हैं तो इन, और इन बताएंगे तो पर्सन पे फोकस होगा कि इन क्यों लगा, आई बताना चाह रहा है कि अभी हमारा जो स्टेट है, पोजीशन है, वो बाहर है, क्या मैं इन के सहायता अपना स्टेट अंदर कर लूं। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो ये आंसर होता है, इस क्वेश्चन में दोनों आंसर हो गया। तो ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको इनटू और इन, बहुत सारा प्रीपोजिशन है, एबव है, अंडर है, बिलो है, ये सारा प्रीपोजिशन को ऐसे ही बताया जाएगा, 2D 3D फिगर के आधार पे बताया जाएगा, ठीक है। इनसाइड भी लग सकता है, क्लियर। तो आपको सारा चीज बताया जाएगा, बस पेशेंस रखिए, क्लियर है, पेशेंस रखिए, सारा क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा,
ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का कुछ बेसिक था, इसको आप याद करके रखिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा बेसिक है अगर प्रीपोजिशन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि अभी हम प्रीपोजिशन पढ़ा नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आया तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि समझ में नहीं आया सर 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। बस अभी समझना है कि प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है। जब प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। तो याद रखिएगा आप क्या क्या कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। जैसे आर्टिकल हो गया, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो उसका अंत नहीं है। उसी प्रकार प्रीपोजिशन का भी अंत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाते जाएंगे, क्लियरिफाई करते जाइए कि ऐसा हो सकता है, क्लियर, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में जितना इमेजिन कीजिएगा, जितना सोचिएगा कि ऐसा हो सकता है क्या, दैट इज द गुड आइडिया, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज भाई कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप बोलिए कि इतना का ये निकाल लिया जाए तो ये निकाल लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लैंग्वेज में चीज़ें बदलती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर एक समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाती हैं, क्लियर। क्योंकि जब आप देखिएगा तो लैंग्वेज में एक्सप्रेशन भी पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारा एक्सप्रेशन में हम एक ही वर्ड से बहुत सारा एक्सप्रेशन बोल देते हैं, क्लियर। एक ही वर्ड बहुत सारा एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। तो लैंग्वेज में चीज़ों को पकड़िए, लैंग्वेज सीखने के लिए CBSE का बुक पढ़िए, ठीक है, और लैंग्वेज में सोचिए कि ऐसा क्या हो सकता है। जितना इमेजिन कीजिए अपने अंदर, ठीक है। तो ये है आपका रियल थिंग लैंग्वेज को सीखने का, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। आइए हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। क्या दिखाता है भाई? इमोशन। याद रखिएगा, ये जो इंटरजेक्शन है इसका काम है क्या दिखाना? इमोशन दिखाना, क्लियर। वो इमोशन किसी भी टाइप का हो सकता है, हैप्पी, सैड, व्हाटएवर, आपको जिस टाइप का इमोशन आपके अंदर निकले, बाहर निकले, वो सारा आपका इंटरजेक्शन में आएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। यह कोई भी वाक्य का हिस्सा नहीं होता है, एकदम याद रख के चलिए अभी से ही। अगर इंटरजेक्शन को लगाना है तो आप वाक्य के शुरू में लगाइए इंटरजेक्शन वर्ड को। जैसे हम बोलेंगे क्या, ही, या ऐसे हिज फादर डाइड यस्टरडे, ठीक है। कोई पर्सन ही बात को बोला होगा, हिज फादर डाइड यस्टरडे, किसी को बोला होगा। तो ये क्या बताना चाह रहा है भाई? सैड न्यूज, क्लियर। अब वही पर्सन अपने इमोशन को व्यक्त कर देगा, तो लीजिए इंटरजेक्शन को। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसी सेंटेंस को बोलेंगे तो सामने वाला तो समझ ही जाएगा कि ये किस टाइप का इमोशन इसमें है। लेकिन फिर भी आपको अपना इमोशन अपने अंदर से निकालना है, तो लीजिए यहाँ पे इमोशन वर्ड लगा दीजिए। इमोशन मतलब इंटरजेक्शन वर्ड, और इंटरजेक्शन क्या होता है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये सैड वाला है तो यहाँ पे ओ लिख दीजिए या अलास लिख दीजिए, ठीक है। बहुत सारा वर्ड आता है सैड एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, सैड इमोशन को। तो ये जो वर्ड है इंटरजेक्शन वर्ड, आप सेंटेंस में नहीं लगाइएगा तब भी सेंटेंस सही था। लेकिन एक्चुअल इसको लगाया क्यों जाता है? इसको इसलिए लगाया जाता है जब कोई पर्सन अपना स्पेशल, अपना पर्सनल इमोशन किसी के सामने जाहिर करना चाहता है तो उस इंटरजेक्शन वर्ड को लगा देता है। अदरवाइज आप नहीं भी लगाइएगा तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन आप वहां पे अपना इमोशन नहीं जाहिर कर पा रहे हैं, केवल आप सेंटेंस के जरिए बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। अब आपका अंदर का इमोशन क्या है उस सामने वाला को पता नहीं है। सामने वाला को यही पता है कि ये न्यूज बैड है, तो आपके लिए बैड हो सकता है, आपके लिए गुड हो जाए, ठीक है। लेकिन आप अगर इंटरजेक्शन वर्ड को लगा दीजिएगा तब आपका इमोशन साफ साफ पता चलेगा। तो ये इंटरजेक्शन वर्ड सेंटेंस का पार्ट नहीं है, आप इसको लगाइएगा तब भी सही है, नहीं लगाइएगा तब भी सही। इसलिए इसका हम लोग यूज करेंगे केवल और केवल कहाँ पे? हैशटैग नरेशन कर दीजिए। ये नरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, क्लियर है। तो आप लोग ये इंटरजेक्शन का पढ़ लिए, प्रीपोजिशन का पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ब का बेसिक। और वर्ब का बेसिक 100% देखिएगा, क्योंकि बिना वर्ब के
बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं आ सकता है। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस आ सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस आ सकता है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं आ सकता है। तो वर्ब इज द मोस्ट प्रीशियस वर्ड इन द ग्रामर सेक्शन। इसीलिए वर्ब को याद कर लीजिए कि नेक्स्ट जो आएगा बेसिक वो वर्ब का आएगा, और वर्ब का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। वर्ब को एक अलग लेवल पे ले जाकर पढ़ाया जाएगा बेसिक, क्योंकि वर्ब का बेसिक ही सारे सेंटेंस का बेस बनेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो घंटी का चित्र होगा उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपका जो भी हमारे चैनल का नोटिफिकेशन हो किसी भी वीडियो को आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसको देख के बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।